ले लेता हूं। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? सबसे पहली चीज समझना है कि मीनल को सीखने में क्या पाएगी, कठिनाई पाएगी। उसमें कारण क्या था, उसके इंटरेस्ट का यानी इंडिविजुअल कारण है, और उसका प्रत्यक्ष अनुभव यानी वो उसको देख के समझ नहीं पा रही। तो आप इस स्थिति में कौन सा टीचिंग प्रयोग करेंगे? पहला है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? जो क्लास से बाहर टीचिंग होता है, जो सभी सामान्य बच्चों के लिए होता है, आप घर बैठे कोई भी चीज के माध्यम से सीख रहे हो, यह अनौपचारिक है। तो इसमें आपकी रुचि और प्रत्यक्ष अनुभव शामिल नहीं हो सकता। अनौपचारिक अनौपचारिक तो ये हो गया कि मैं परिवार के माध्यम से, घर के माध्यम से कोई भी चीज सीख रहा हूं, तो अनौपचारिक तो हो ही नहीं सकता। स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण क्या होता है? सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टीचिंग क्या होता है? जब मैं स्वयं अपने लेवल पे कोई चीज पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां हमें मीनल की कठिनाइयों पे बात करनी है, उसकी कमजोरियों को दूर करने की बात करनी है, इसलिए स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्ची खुद थोड़ी दूर करेगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। कक्षा शिक्षण जो सभी सामान्य बच्चों के लिए सामूहिक रूप से होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, मीनल की व्यक्तिगत रूप से है। तो प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। ये हमेशा बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, व्यक्तिगत रुचि के ऊपर आधारित जो टीचिंग होता है उसको अपन बोलते हैं व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। तो ये अपन उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत इसका प्रयोग करेंगे। यदि ये सभी बच्चों की सामान्य प्रॉब्लम होती तो मैं कौन सा उपचारात्मक टीचिंग प्रयोग करता? सामूहिक करता। कौन सा करता मैं? सामूहिक। समझना, उपचारात्मक शिक्षण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इस प्रश्न पे 3 प्रश्न समझा दिए मैंने आपको। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला व्यक्तिगत है, दूसरा सामूहिक है। सामूहिक कब होगा? जब पूरी क्लास की एक प्रॉब्लम है, सभी बच्चों को वाचन में प्रॉब्लम है, सभी बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम है, तब मैं सामूहिक लूंगा। लेकिन यहां मीनल का रुचि का इंटरेस्ट और प्रत्यक्ष अनुभव की बात की, इसलिए मैं हमेशा कौन सा उपचारात्मक टीचिंग का प्रयोग करूंगा? व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण का प्रयोग करूंगा। आप किसी भी ग्रेड के, किसी भी लेवल के पेपर देख लेना, मैं जो कंटेंट बताऊंगा, जो बातें बोलूंगा ना, एक एक बात को अपने दिल दिमाग में बसा लेना। आपका इससे जुड़े हुए टॉपिक से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ओके, डन। तो ये 4th नंबर का हो गया। अगला आंसर, अगला प्रश्न, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? समझिएगा, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्यात्मक को लेकर अंतर होता है। निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन में यदि कोई अंतर होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। मैं जो ये शब्द बोल रहा हूं ना, ये क्लास नोट से एक रजिस्टर लेके उसमें सब लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, वो केवल उद्देश्य परक होता है। तो इसका मुख्य प्रयोजन उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। अब यहां समझना, आपको ये निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य पूछ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है? बताएं बताएं। बेटा चपड़ासी पार तो हो आगी, अब चपड़ासी की भर्ती जिंदगी में को नहीं आवगी, जगह लाग जगह जगह लाग गा। अब जिंदगी भर इंतजार करबो करियो, तो लाग गा जना तो चपड़ासी में आनंद लो, और नहीं लाग गया तो बाकियों पर ध्यान दो। बताओ आंसर बताओ। एबीसी देखो गलत है। इसमें मुख्य प्रयोजन उद्देश्य, ये सब पीवाई क्यों है याद रखना, सूचना प्राप्त करना। आप समझ लीजिए निदानात्मक परीक्षण है क्या? रिमीडियल टीचिंग मतलब इसका डायग्नोस्टिक, रिमीडियल डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब क्या होता है? तो रिमीडियल का मतलब, डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज के बारे में हम सबसे पहले सूचना एकत्रित करेंगे। मतलब एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास जैसे जाओगे, आपने कहा कि सर मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपके पेट के दर्द के आधार पर तुरंत आपको टेबलेट दे देगा? नहीं टेबलेट देगा। वो सबसे पहले आपकी पूरी हिस्ट्री जानेगा कि आपके पहले प्रॉब्लम कब हुई थी, पहले क्या थी, आपका एज क्या है, ठीक है, आप खाना पीना आपने क्या किया है। फिर वो कहेगा कि चलो आप एक काम कीजिए, एक्सरे करवा के लाइए, ठीक है, फिर आप कहेगा कि एमआरआई करवाइए, पता नहीं वो 30 चीजें लिखेगा। मतलब पहले वो आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एकत्रित करता है, और उसके बाद आपकी वो जांच करता है, ठीक है, और जांच करने के बाद फिर वो उपचार करता है। क्लासिफिकेशन और ये जो आंकना है, ये दोनों मूल्यांकन का पार्ट होते हैं। ये अचीवमेंट टेस्ट के उद्देश्य होता है, ना कि ये आपके निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। निदानात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य जो होंगे वो सूचना प्राप्त करना, बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, कठिनाइयों के बारे में जानना, कठिनाइयों की पहचान करना, त्रुटियों के बारे में जानना, गलतियों के बारे में जानना। ये 10-15 लाइन है, ये नोट कर लेना, आप लिख सको तो लिख लेना। निदानात्मक परीक्षण का जो कार्य है, कमजोरियों का पता लगाना, लिख लें आप, दूर निदान आपका व्यक्तिगत परामर्श देना, त्रुटियों को जानना,
कारण ढूंढना, पहचान करना, मतलब ये चार पांच चीजें दिमाग में फीड कर लो। पहचान करना कहीं भी आएगा, कारण जानना या कारण ढूंढना कहीं भी आएगा, त्रुटियों को जानना कहीं भी आएगा, ठीक है, फीडबैक देना कहीं भी आएगा। ये चार पांच चीजें नोट कर लो, मैंने पूरा ये सार लिखा है इसमें, ठीक है ना। अंतर जानना बच्चों में कि ये कहां प्रॉब्लम है, बच्चा पूरा रिक्त क्यों है, मतलब इसकी कमी क्या रही है, वो रिक्तता को जानना, पहचानना, कमियों को जानना, कठिनाइयों का पता लगाना, विशिष्ट विषय। ये हमेशा जो होता है निदानात्मक क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो कोई भी विशिष्ट विषय की कमजोरी, पहचान, कमजोरी, कठिनाई, ये वर्ड याद रखना, कमजोरी है, कठिनाई है, ये चार पांच शब्द हैं, ये जो चार पांच मैंने लिखे ना बोर्ड पे, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्यों से रिलेवेंट कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इन्हीं वर्षनों से पूछेगा, तो ये नोट कर लेना आप। पता लगाना, आवश्यकता पता लगाना, समझ में रह गए अंतरों को जानना, ठीक है, कमजोरियों को पता लगाना, अधिगम कठिनाइयों को पता लगाना, बाधा को जानना, ये मतलब भाषा घुमा फिरा देगा, बाकी सेम चीजें यही हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, इनको जानना। तो यहां पे जो आंसर होगा वो ए भी सही है और बी भी सही है, सी और डी ये मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। किसके होते हैं, मूल्यांकन के। तो ये चीजें समझ लो आप साथ में, दोबारा टॉपिक जिंदगी में नहीं पढ़ना अपने को। तीसरा क्या हुआ भाई, अगला प्रश्न, ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, ये हिंदी का है, और चूंकि ये सभी मेथड्स में आता है तो सभी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कॉमन टॉपिक लिया है। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता, यांत्रिक यथार्थता समझते हैं, एक ही गति से कोई चीज को तुम रिपीट करते हो, ये यांत्रिक यथार्थता होती है। को मापने के लिए बेलार्ड एक टेस्ट है जो वाचन का मापन करता है, में सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट में समय निर्धारित किया जाता है। कितने शब्दों को बेलार्ड की यांत्रिक परीक्षा में 1 मिनट में बच्चे को बोलने पड़ते हैं, जिसके आधार पर हिंदी में मापन किया जाता है। ये हिंदी का टेस्ट है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, बस आपको ये शब्दों की संख्या याद रखनी है। तो आप हिंदी वाले बच्चों को लगभग को पता होगा, बताएं आंसर क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा। हाँ, क्या आंसर बताया बेटा, 200। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ये 158 शब्द होते हैं। देखो साइकोलॉजी चक्कर मत फंसा करो, आप पढ़ते नहीं हो इसका मतलब। अब ये सब प्रश्न आए हुए हैं, 158 शब्द 1 मिनट में बोलने पड़ते हैं, 2-3 के चक्कर में 200, ठीक है ना, एक नंबर लगाना है। ओके, अगला प्रश्न देखना, विज्ञान शिक्षण में छात्रों की अधिगम समस्याओं को पहचान करने के बाद किस प्रकार, अब देखो भाषा समझो हमेशा से, विज्ञान शिक्षण में छात्रों में अधिगम समस्याओं की पहचान करना, पहचान करना हमेशा किस में याद रखना, मैंने कहा टेक्निकल वर्ड है, समझ लो। पहचान करना, कारणों को जानना, त्रुटियों को जानना, बाधाओं को जानना, समस्याओं को जानना, कठिनाइयों को जानना, बच्चे में जो चीजें समझ नहीं पाया उनके कारण क्या है, रिक्त क्या है, उनको जानना, फीडबैक देना बच्चे को, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब निदानात्मक के अंतर्गत आते हैं। यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है, करने के बाद किस प्रकार के शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए। मुझे पता चल गया कि आप लोगों को मेथड समझ में नहीं आते, आप लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं पता है, आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं टीचिंग वैसा करूंगा। तो शिक्षण हमेशा क्या होता है, निदान के बाद होता है, याद रखना। और जो शिक्षण होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उपचार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचारात्मक शिक्षण बोलेंगे। केवल पहचान करना होता तो आंसर क्या होता, नैदानिक शिक्षण। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग तो सीखने सिखाने के दौरान उस कौशल विशेष में आपको दक्षता प्राप्त करने की जो ट्रेनिंग है वो सूक्ष्म शिक्षण है। एलन बुश एचिसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1961 में। और टीम टीचिंग क्या था, ये अमेरिका के कौन से विश्व 1958 में लेंगिस्टिनिया विश्वविद्यालय, वहां पे खड़गड़ में आए हुए प्रश्न नहीं, टीम टीचिंग जहां टीचर और बच्चे मिलकर सीखते हैं, ठीक है। और नैदानिक मैंने बता दिया, पहचान करने वाला। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, टीचिंग जहां भी होगा वो कौन सा होगा, वो उपचारात्मक होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, उपचार कर दोगे। हाँ, रिमाइडल करोगे यहाँ पे। डायग्नोस में तो क्या हो जाएगा, पहचान करना हो जाएगा। ओके, सही। अगला प्रश्न देखना भाई, समझ में आ रहा है ना आपके पूरा का पूरा। अरे यार, कौन सा अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण उपचारात्मक और संवर्धन, संवर्धन का मतलब समझते हैं इनरिचमेंट, संवर्धन क्या होता है, इनरिचमेंट होता है भाई। ये रिमीडियल हो ही गया। कार्यक्रम दोनों के लिए सबसे उपयुक्त है।
कौन सा अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण? उपचारात्मक और संवर्धन। संवर्धन मतलब आपकी उन्नति करनी है, संवर्धन का मतलब क्या होता है? उन्नति करना है। उपचार का मतलब क्या है? कमजोरियों को दूर करना है। तो उपचारात्मक वर्ड में समझ में आ रहा है क्या? उपचारात्मक वर्ड में दो चार शब्द लिख लो, लिखना चाहो तो आप। उपचारात्मक में क्या होता है? उपचारात्मक में जो वर्ड है वो लिख लें, आप बोर्ड पे लिख लें, मैं जो लिखा रहा हूं। उपचारात्मक में हमेशा, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको, व्हाइट से लिख देता हूं ना। निराकरण लिख लेना कॉपी में। सुधार करना, परिमार्जन करना, विकास करना, मार्ग प्रशस्त करना, ये सब आए हुए प्रश्न बता रहा हूं, दोबारा नहीं पढ़ना आपको। सुधार करना, परिमार्जन करना, निराकरण करना, दूर करना, ये जहां कहीं भी आ जाए वहां पे आपको क्या करके आना है? उपचार करना है। निराकरण जहां कहीं भी होगा, सुधार जहां कहीं भी होगा, परिमार्जन होगा, विकास होगा, मार्ग प्रशस्त करना होगा और दूर करना होगा। ये वर्ड पकड़ के बैठ जाओ, यहां पे आपको क्या करके आना है? उपचारात्मक करके आना। क्या करके आना? उपचारात्मक। यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? कौन सा अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण? उपचारात्मक और संवर्धन दोनों के लिए बड़ा उपयुक्त है। व्याख्यान आधारित अनुदेशन कभी भी बाल केंद्रित दृष्टिकोण से अपन देखेंगे। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में व्याख्यान आधारित अनुदेशन सबसे नकारात्मक माना जाता है, तो होगा ही नहीं। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभेदित निर्देश, हमेशा याद रखना, इंक्लूसिव जो एजुकेशन की अवधारणा है, विभेदित निर्देश का मतलब है बच्चे की व्यक्तिगत नीड क्या है, उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर पूरी पाठ्य वस्तु को टुकड़ों में बांटकर उसकी विशिष्टताओं के अकॉर्डिंग उसको जो अपन गाइडेंस देते हैं, ये होता है अनुरूप विभेदित निर्देश। ये उपचारात्मक में भी प्रयोग होता है और इनरिचमेंट प्रोग्राम जो अपन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार की शिक्षण पद्धति, ये एकदम नेगेटिव है, क्योंकि उपचारात्मक अलग है, संवर्धन अलग है, तो दोनों के लिए एक तो कर ही नहीं सकते अपन। छात्रों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना, ये भी नेगेटिव बिंदु है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ओके, क्लास लगाओ सोना वो लोग देख ले आगो नहीं वो पक्को मास्टर इन चिड़े भाई, इन्हें मास्टर सब भयंकर चिड़े। टीचिंग मेथड की बुक अपनी अवनी की है ना, वो देख लो, पीवाईक्यू की बेस। अगला प्रश्न देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण की शब्दावलियों को, उपचारात्मक शिक्षण की शब्दावलियों को उनके विवरण के साथ मिलान कीजिए। नैदानिक आकलन क्या होता है सबसे पहले समझना है। नैदानिक का मतलब आपने को जानना है, तो नैदानिक में जानने वाला कहां पे आ रहा है? यहां पे जानना, पहचानना, बाधाओं को जानना, त्रुटियों को जानना, कमियों को जानना, कमजोरियों का पता लगाना, ये सब किस में आता है? नैदानिक में आता है। तो कहां आ रहा है? पहचान करना, जानना, कारणों को जानना, कहां पे आ रहा है? क्या नजर रखना, ये पहचान करना, ये आ गया वर्ड, पकड़ लो आप। पहचान करना हमेशा नैदानिक में आएगा, याद रखना। फिर व्यक्तिगत अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन क्या होगा? प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। तो इसमें देख लो आवश्यकताओं के अनुसार क्या है, ये रहा, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों को तैयार करना, ये व्यक्तिगत अनुदेशन है। तो इसमें व्यक्तिगत आवश्यकता याद रखो, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। फिर तीसरा है हस्तक्षेप संबंधी रणनीतियां, जो अपन सुधार करने के लिए करेंगे कि छात्र, हाँ, ये इसमें तकनीकें आ जाएंगी जितनी भी हैं, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। हस्तक्षेप रणनीतियां अधिगम की समस्याओं को दूर करने में जो भी अपन करेंगे, उपचारात्मक करेंगे, वो सब इसमें रिमीडियल इसमें आ जाएगा। फिर चौथा बिंदु क्या है? प्रगति संबंधी निगरानी। तो निगरानी में क्या आ जाएगा? नजर रखना आ जाएगा। निगरानी क्या मतलब? नजर रखना है। और उपचार योजना, उपचार योजना में क्या करोगे? समाधान करोगे। क्या करोगे? समाधान करोगे। तो समाधान करने संरचित उपागम जो है वो क्या है? तो पहचान वर्ड किसका है? नैदानिक का। समाधान क्या है? उपचारात्मक है, ठीक है। और व्यक्तिगत अनुदेशन क्या होता है? बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार। तो दो चार चीजें, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती, यदि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं तो उसके बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होता। याद रखो। निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर क्या है? देखो, निदानात्मक उपलब्धि का अंतर पूछ रहा है। यदि निदानात्मक और उपचारात्मक का अंतर पूछेगा तो मैंने कहा निदानात्मक उपचारात्मक दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये चीज समझ लेना नोट डाल के। यहाँ पे निदानात्मक उपचारात्मक की बात करेगा तो अपने को क्या करना है? दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, ठीक है। केवल उद्देश्य के आधार पे दोनों में अंतर होता है, निदानात्मक उपचारात्मक में। यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो अचीवमेंट टेस्ट और निदानात्मक में पूछ रहा है, याद रखना। तो इनमें अंतर क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है, निदानात्मक परीक्षण व्यापक क्षेत्रों को कवर नहीं करता है।
उपचारात्मक आपका उपलब्धि परीक्षण करता है, तो ये तो गलत है। उपलब्धि परीक्षण में विषय वस्तु का कवरेज अधिक विस्तृत हो जाता है, ये सही है। निदानात्मक परीक्षण में प्रत्येक अधिगम बिंदु के लिए कई प्रश्न होते हैं, ये भी सही है। उपलब्धि परीक्षण में स्कोरिंग की आवश्यकता नहीं होती। उपलब्धि परीक्षण तो पूरा बेस स्कोरिंग का होता है। यहां दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस पूछा मतलब क्या हो गया, डिफरेंस निदान पर व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, ये सही नहीं है। व्यापकता ज्यादा होती है उपलब्धि परीक्षण में, इसमें सूक्ष्मता ज्यादा पाई जाती है, एक एक चीज के ऊपर वर्क किया जाएगा। उपलब्धि परीक्षण में विषय वस्तु का कवरेज अधिक विस्तृत हो जाता है, लेकिन विषय वस्तु का कवरेज निदानात्मक भी होता है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं है, समानता हो गई। निदानात्मक परीक्षण में प्रत्येक अधिगम बिंदु के लिए कई प्रश्न होते हैं। आप समझना निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण जब भी अपन करते हैं तो पूरी विषय वस्तु को सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए मैंने छोटा सा बिंदु भी लिया है, आपकी वाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो मैं वाचन पे 7 से 8 प्रश्न बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 7 से 8 प्रश्न केवल वाचन, उस छोटे से बिंदु बनाऊंगा। मतलब एक एक पॉइंट को लेकर और उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं, जो बड़े सटीक होते हैं, जो बड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं। और याद रखना, निदानात्मक परीक्षण करने में कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए, तो आपका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां ये बिंदु एकदम डिफरेंट है। जबकि उपलब्धि परीक्षण में कई प्रश्न नहीं होते हैं, केवल प्रत्येक अधिगम बिंदु के 1 या 2 प्रश्न होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस जो उपलब्धि परीक्षण से है वो इस बात को लेकर है कि निदानात्मक परीक्षण में प्रत्येक बिंदु पे खूब सारे प्रश्न होते हैं, 8 से 10 प्रश्न, और उपलब्धि परीक्षण में मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न होता है। तो ये इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इस चीज को याद रखना और ये लिख लेना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण के लिए जो अपन मापन करते हैं उसमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, और प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है आपसे, याद रखिए।